सभी साथियों को जय भारत, जय संविधान। मैं सेल खरालिया आदिवंशी आज एक विशेष विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए लाइव आया हूं। अभी त्रिपुरा का एक केस सामने आया है, आप सभी ने सोशल मीडिया पर उसको देखा है। एक पुलिस टीम के साथ में एक अधिकारी ने, जिसका बाद में पता चला कि वो डीएम हैं क्षेत्र के और यादव हैं, उसने एक शादी समारोह में जाके और वहाँ पर जिस तरीके का एक उत्पात मचाया, एक तरह से उन सभी लोगों को जो बारात में शामिल थे उनको जिस तरीके से भगाया गया, वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ वीडियो। मुझे भी देख के बहुत बुरा लगा, आप लोगों को भी बहुत बुरा लगा होगा, क्योंकि शादी का जो फंक्शन होता है वो एक नया दो परिवारों का संबंध जुड़ा हुआ होता है और बहुत दूर दूर से उसमें अन्य रिश्तेदार भी इकट्ठे होते हैं, मित्र सहयोगी भी इकट्ठे होते हैं। और जिस तरीके का उन लोगों को अपमानित किया जा रहा था, उस वीडियो में देख के मुझे वास्तव में बहुत बुरा लगा और मैंने उस वीडियो को शेयर भी किया और साथ में मैंने इस पर लिखा भी था कि जब सरकार ने लॉकडाउन के समय में, अब त्रिपुरा में लॉकडाउन है या नहीं पता नहीं, अगर है भी तो 50 लोगों को शादी में शामिल होने के लिए सरकारों ने आदेश जारी किया हुआ है, कोर्ट ने आदेश जारी किया हुआ है। तो बाकी के अगर 50 से ज़्यादा लोग अगर वहाँ पे थे तो उनको अन्य तरीके से वहाँ से भेजा जा सकता था, समझाया जा सकता था कि आप लोग इकट्ठे मत होइए। लेकिन उसकी सच्चाई बाद में थोड़ी सी पता ये चल रही है कि वहाँ पे टाइम ओवर हो गया था और वो ओवर टाइम किस वजह से हुआ, उसकी वजह बताई जा रही है। जो कुछ साथी बता रहे हैं, जिस तरीके से पता चल रहा है कि उसका जो शादी का जो मुहूर्त है वो रात को 11:30 बजे का सुझाया गया। अब यह मुहूर्त कौन सुझाता है? मुहूर्त सुझाता है जो पंडित होता है। पंडित जिससे आप विवाह शादी कराते हैं, मुहूर्त दिखवाते हैं, अच्छा बुरा दिखवाते हैं, अपने हाथ पैर दिखाते हैं, उसको जाके अपने भाग्य रेखाएं दिखाते हैं, शादी जब कोरोना महामारी के तहत अगर देश में लॉकडाउन है, अगर लोगों को इकट्ठा होना प्रतिबंधित किया हुआ है, तो ऐसे दौर में रात को 11:30 बजे का मुहूर्त निकालना ये गलती किसकी थी? पहली बात तो मैं लड़के और लड़की वालों की भी गलती मानता हूँ कि उन्होंने किसी पंडित से अपने ग्रह नक्षत्र नहीं दिखाने चाहिए। विवाह शादी एक संजोग, आपस में आप रिश्ता करते हैं लड़का लड़की का, तो अपने आप उसकी डेट फिक्स करनी चाहिए, अपना आप टाइम फिक्स करना चाहिए। अन्य जो लोग हैं वो लोग किसी पंडित से नहीं सुझवाते हैं, क्योंकि भारत में अन्य और भी मजहबों को मानने वाले लोग रहते हैं, बहुत सारे मजहबों को और दुनिया भर में शादियां होती हैं, क्योंकि शादी एक ऐसा संबंध है जो एक स्त्री पुरुष का जो संबंध बनाया जाता है, जिससे हमारा ये अभी प्राकृतिक संचालन जो है चल रहा है। तो ये एक संबंध जो है, इसमें किसी पंडित से तारीख तय करवा के, टाइम तय करवा के, जो लड़के वाले या लड़की पक्ष वालों ने जो ये गलती करी है, पहले दोषी मैं उनको मानता हूँ। और दूसरा जो सबसे बड़ा जो दोषी है, जो लोगों को भ्रमित कर, जो बहकाता है, अगर फलां तारीख को, क्योंकि जिन माँ बापों की गलती थी, जिन बच्चों की शादी करी, वो डेट लगवा के आए, समय उन्होंने तय करवाया पंडित से, क्योंकि पहले पंडित ने उसको बहकाया। पंडित कैसे बहकाता है? वो कहता है कि आपकी बेटी मांगलिक है, आपका बेटा मांगलिक है, शुक्रवार को शादी नहीं करनी है, वीरवार को करनी है, 11 बजे से पहले करनी है, 12 बजे के बाद में करनी है। इस तरीके का पाखंड वो परोसता है और फिर उसे भयभीत भी करता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया
अगर आपने अपने बेटा बेटी की शादी ऐसे नहीं करी मेरे कहने के अनुसार तो आपका नुकसान हो जाएगा। सुमेश सिंह जी आपका स्वागत। तो पंडित कहता है कि आपका नुकसान हो जाएगा, इसलिए सबसे बड़ा जो दोषी है वो पंडित है। जो त्रिपुरा में जो केस हुआ अभी, जो डीएम ने उस बारात को जो भगाया वो पंडित की गलती के द्वारा भगाई गई, और पंडित ने 11:30 बजे शादी का मुहूर्त निकाल के बताया। ऐसा अभी मेरे को साथियों ने बताया। हालांकि मैं उस डीएम की पूरी गलती मानता हूँ कि उस डीएम को जिस तरीके से बारातियों को भगाया, उस दूल्हा दुल्हन को मंच से उतार के भगा दिया, वो तरीका गलत था। अन्य तरीके से भी समझाया जा सकता था, मास्क भी उन लोगों ने लगा रखा था। लेकिन बाद में मुझे पता चल रहा है कि वो टाइम ओवर हो गया था। 11:30 बजे का मुहूर्त निकाल दिया था पंडित ने कि शादी जो है 11:30 बजे होगी। इसीलिए डीएम ने किस परिस्थितियों में हो सकता है पंडित को समझाने की कोशिश करी हो कि ये शादी का मुहूर्त आपने गलत क्यों निकाल दिया जब लॉकडाउन लगा हुआ है। तो हो सकता है कुछ कहा सुन। और उसमें जो वीडियो में मैंने देखा, उसने उस पंडित को पीछे से ऐसे उसकी पीठ पे, यहाँ पे सर पे पीछे से ऐसे करके यूं हाथ मारा, तो उसका एक बवाल मचा कि एक पंडित को थप्पड़ मारा गया। अभी पूरे देश में जब से पिछले साल से लेके अभी तक 22 मार्च से लेकर अभी तक, और उससे पहले 8 नवंबर 2016 से लेके जब नोटबंदी का कार्यक्रम हुआ, जो बैंकों की जो लाइन में जो लोग लग रहे थे उनको लाखों की तादाद में उन लोगों को मारा गया, पीटा गया, बेइज्जत किया गया, खूब डंडों से मारा गया, जानवरों की तरह मारा गया। उसके बाद में 22 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन लगा भारत में, तब से लेके जो लोग अपने घर को पलायन कर रहे थे, जो जा रहे थे गरीब और मजदूर लोग, उनको रास्ते में पुलिस ने पकड़ के मारा, अधिकारियों ने पकड़ के मारा। या धरना प्रदर्शन करने जाते हैं अपनी को मांग मानने के लिए, जब छात्र जाते हैं, छात्राएं जाती हैं, अन्य लोग जाते हैं, जंतर मंतर दिल्ली पे जाते हैं, अन्य और शहरों में जाते हैं, तो उनको पुलिस के द्वारा, डीएम एसडीएम के द्वारा पीटा जाता है। तो कोई ऐसा बवाल नहीं होता, कोई भी अधिकारी आज तक सस्पेंड नहीं हुआ। लेकिन एक पंडित को पीट दिया, वो भी थप्पड़ अगर थोड़ा सा अगर उसको पीछे से मार दिया तो उसको पंडित को पीटने पे एक बवाल हुआ। और ब्राह्मण महासभा, पता नहीं कौन कौन सी महासभाएं बाहर निकल के आई, उन्होंने कंप्लेंट करी और सरकार ने तुरंत उस डीएम को सस्पेंड कर दिया। तो सरकारों के ऊपर एक सवाल खड़ा होता है कि सरकार की नज़र में क्या एक पंडित की वैल्यू है, एक ब्राह्मण की सिर्फ एक वैल्यू है, बाकी इंसान नहीं होते हैं। जिन लाखों करोड़ों लोगों को मारा गया, पीटा गया या पीटा जा रहा है, पीटा जाता है, उनके साथ में किसी डीएम एसडीएम ने भी मारपीट करी, किसी एसएचओ ने, एसपी ने मारपीट करी, किसी थानेदार ने मारपीट करी, किसी कांस्टेबल ने मारपीट करी, उनको कभी किसी को सस्पेंड नहीं किया गया। लेकिन एक डीएम को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया, और वो भी इसलिए सस्पेंड नहीं किया गया कि उस बारात की बेइज्जती उसने करी। सस्पेंड इसलिए किया गया कि उसने एक ब्राह्मण को पीट दिया, एक सम्मानित व्यक्ति को पीट दिया, एक सम्मानित ब्राह्मण को पीट दिया। तो क्या ब्राह्मण ही संसार में सम्मानित है, बाकी लोग सम्मानित नहीं हो सकते हैं? क्या बाकी इंसानों की कोई वैल्यू नहीं है? ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आज हम भारतीय संविधान के युग में जी रहे हैं, आज हम समता मूलक राष्ट्र के युग में जी रहे हैं, इक्वलिटी में जी रहे हैं। भारत का संविधान ने सबको बराबर, सबको एक समान कर दिया है। और जितनी रूढ़ी और प्रथाएं थी उसको आर्टिकल 13 में पहले ही देश के लोगों ने पहले उसको स्वीकार कर लिया है। आर्टिकल 13 में, अनुच्छेद 13 में, कि आज से पहले की जो प्रथाएं थी, क्योंकि एक प्रथा है ये कि ब्राह्मण महान होता है, ये प्रथा कहाँ की है? मनुस्मृति की है, वेदों की है, कि ब्राह्मण ईश्वर ने बनाया है, ब्राह्मण फलाना है, ब्राह्मण फलाना है, जो भी उन्होंने पाखंड किया। लेकिन आर्टिकल 13 में समस्त देश के नागरिकों ने उसको अंगीकार किया। आर्टिकल 13 लिखा गया क्योंकि 168 दिन तक उस पर चर्चा हुई, मीटिंग हुई, पंचायतें बैठी पूरे देश की, और उन सब के जितने भी अनुच्छेद बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखे थे, पूरा संविधान जब लिखा था,
तो पूरे संविधान पे लगातार 168 मीटिंगों में चर्चा हुई और चर्चा होके उसमें से जो अनुच्छेद उनकी समझ में नहीं भी आ रहे थे, जो सवाल उन्हें अटपटे लग रहे थे, उनमें से बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने कटवाया, बहस हुई, चर्चाएं हुई। तब जाके 26 नवंबर 1949 को भारत को पूरी तरह से अडॉप्ट किया गया संविधान को, भारतीय संविधान को। अगर भारतीय संविधान को मान लिया गया तो अनुच्छेद 13 में ये स्पष्ट लिख दिया गया कि आज से जितनी भी प्रथाएं या रूढ़ियां थी सबको शून्य माना जाएगा। तो जो ब्राह्मण जो श्रेष्ठ है, ईश्वर पुत्र है, बाकी लोग ईश्वर पुत्र नहीं है, ऐसा उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो वो अगर वो सिर्फ ईश्वर पुत्र है तो उसको तो शून्य कर दिया गया है, क्योंकि ये रूढ़ी है, प्रथा है। आज 2021 में एक ब्राह्मण के नाम पे कि अगर एक ब्राह्मण को एक डीएम ने पीछे से कमर में ऐसे करके हल्का सा यूं कर दिया जैसे किसी बच्चे को कर देते हैं, या थप्पड़ मार भी दिया, तो उसमें इतना बड़ा बवाल कैसे हो गया कि डीएम सस्पेंड हो गया। बाकी जो लाखों लोगों को पीटा गया देश में, उनके ऊपर आज तक किसी पुलिस कांस्टेबल को भी सस्पेंड नहीं किया गया। ये सरकारों के ऊपर एक बदनुमा दाग लग रहा है, क्योंकि सरकारों से ये प्रतीत हो रहा है कि भारत की जो सरकार है या जो राज्यों की जो सरकारें हैं, ये सरकारें आज भी विशेष धर्म के लिए काम कर रही हैं, विशेष वर्ग के लिए काम कर रही हैं, यानी सिर्फ क्या ब्राह्मण के लिए काम कर रही हैं या कि ब्राह्मण के दबाव में काम कर रही हैं। क्योंकि साथियों, आपने मनुस्मृति पढ़ी होगी, मनुस्मृति में स्पष्ट है मनुस्मृति है क्या, उसको समझने की जरूरत है। मनुस्मृति एक दंड विधान है, और दंड विधान को क्या करना होता है, जब भी राजा होता था, राजा का जो राज तिलक है वो ब्राह्मण करेगा। जब तक ब्राह्मण उसका राज तिलक नहीं करेगा तो वो राजा नहीं बनेगा, और फिर ब्राह्मण जो है उसका राजगुरु कहलाएगा, और राजगुरु कहलाने के बाद में वो क्या करेगा, मनुस्मृति अपने हाथ में रखेगा और उसको धर्मादेश सुनाएगा राजा को कि फला फला आर्टिकल में, जो मनुस्मृति के जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद मनुस्मृति में भी हैं, फला फला आर्टिकल में ये लिखा हुआ है और तुमने इसका पालन नहीं किया तो तुम्हें राजगद्दी से हटा दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो धर्मादेश माना जाता था, पुरोहित रखा जाता था। लेकिन आज ऐसा सिस्टम नहीं है भारत में। आज तो अगर जो सरकार है, आज वो भारत के संविधान से चलती है, और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, भारत के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, अभी रामनाथ कोविंद जी हैं, उनके पास में एक श्रेष्ठ स्थान है, वो भी आदेश दे सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट एक चीफ संस्था है, इंडिपेंडेंट संस्था है, वो आदेश दे सकती है। तो ऐसे ही संसद में एक प्रस्ताव पास किया जाता है, तब जाके कोई बात मानी जाती है। लेकिन एक ब्राह्मण के लिए सस्पेंड कर देना तुरंत एक उसको डीएम को, ये क्लियर कर रहे हैं, ये प्रतीत तो नहीं हो रहा है, क्लियर कर रहे हैं, स्पष्ट कर दिया इन्होंने कि सरकार आज भी सिर्फ और सिर्फ या तो मनुस्मृति के आदेश पे चल रही है, या फिर ब्राह्मण के दबाव में चल रही है, या ब्राह्मण के लिए दबाव में चल रही है। मैं इसको इस तरीके से सरकार के ऊपर ये आरोप इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि लाखों लोगों को रोजाना पीटा जा रहा है, बुरी तरह से पीटा जा रहा है। अस्पताल की लाइन में भी अगर जो गलत लग जाता है तो उसको भी पीटा जा रहा है। तो सिर्फ एक पंडित के थप्पड़ मार दिया, उसके ऊपर डीएम को सस्पेंड कर दिया। मैं इसका भी को विरोध कर रहा हूँ कि ये तरीका गलत है। हाँ, अगर बारात के साथ में जो बदतमीजी करी थी डीएम ने, अगर उसको उस वजह से सस्पेंड किया जाता तो फिर कोई बात बन सकती थी कि देश के लोगों को अपमानित किया उन्होंने, उसको सस्पेंड कर दिया, वो हो सकता था। लेकिन उस बारात की कोई गवाही गारंटी नहीं हुई, बारात के लोगों ने कोई कंप्लेंट नहीं करी। लेकिन एक पंडित को अगर थप्पड़ लगा तो उसके बिरादरी के लोगों ने कंप्लेंट करी और कहा कि एक महान विद्वान पंडित को साथ में उसको अपमानित किया गया। आपको एक पीछे की कहानी बताता हूँ साथियों, बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। जब आर्यन भारत में आए, यानी ब्राह्मण जब भारत में आया, तो उसके बाद में बहुत लंबे अरसे के बाद में अंग्रेज भारत में आए। और अंग्रेज वैसे भारत में नहीं आया था, बुलाने पे आया, आक्रांता के रूप में नहीं आया
कि आया घोड़ों पे आया चढ़ के और उसने मार काट कर दी और हमारा देश गुलाम बना लिया, ऐसे नहीं आया। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इस हकीकत को हमारे देश के लोग नहीं जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने के नाम पे, और हमारे यहाँ जो रजवाड़े होते थे, वो रजवाड़े क्या करते थे, उन राजाओं को, उनको अंग्रेज़ों को आमंत्रित करके ईस्ट इंडिया कंपनी को, और अपने यहाँ पे कारखाने फैक्ट्री लगाने की अनुमति देते थे। अंग्रेज़ों ने रेलगाड़ी चलाई, बिजली बना के दी, सिंचाई के साधन बनाए खेतों में, बहुत सारी चीज़ें बनाई उन्होंने, भवन निर्माण करना सिखाया। तो उसमें उन्होंने पैसा खर्च किया और उसके बदले में अंग्रेज यहाँ पे टैक्स लेते रहे। तो सिस्टम खूब बढ़िया तरीके से चल रहा था। लेकिन 1770 के दशक में, 76 के दशक में एक ब्राह्मण ने, नंद किशोर भट्ट जो ब्राह्मण जो था, उसने एक अपराध किया और अंग्रेजी हुकूमत ने उसको फांसी की सज़ा सुना दी। जैसे उसको फांसी की सज़ा सुनाई तो जो यहाँ का जो तंत्र जो था, जो ब्राह्मणी जो तंत्र था, वो पूरा हिल गया। और उन्होंने कहा कि आप हमारे धर्म में दखलंदाजी कर रहे हो, हमारे संस्कारों में दखलंदाजी कर रहे हो, और ब्राह्मण हमारे धर्म के अनुसार वो ईश्वर पुत्र है, ईश्वर तुल्य है, और उसको कभी भी दंड नहीं दिया जा सकता। आपने ब्राह्मण को दंड दे के आपने गलत कार्य किया है और हम इसका विरोध करते हैं, आपको भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। वहाँ से अंग्रेजों के साथ में खटास पैदा हुई। हालांकि वो अपना मिशन भी चलाते थे अंग्रेज, यहाँ पे ईसाइयत को भी फैला रहे थे, उसका भी विरोध उन्होंने नहीं किया। लेकिन विरोध जब हुआ जब एक ब्राह्मण को फांसी का आदेश दिया अंग्रेजी हुकूमत ने। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण को दंड दिया ही नहीं जा सकता है, वो कितना भी बड़ा अपराध कर दे। तो क्या उस समय में 1700 के दशक में और आज 2021 के दशक में क्या अंतर नहीं है? क्या भारत के संविधान के बाद भी क्या आज भी मनुस्मृति को माना जाएगा? मैं इसका विरोध करता हूं साथियों। और अगर हमें इस विषय पे, हालांकि डीएम को सस्पेंड अगर करते बारात के, उसमें उसने बारात को अपमानित किया, दूल्हा दुल्हन को भी मंच से उतार दिया, तो हम लोग डीएम का विरोध करते और डीएम के लिए कड़ी सजा की मांग भी करते। लेकिन अगर सिर्फ एक पंडित को थप्पड़ मारने पे उसको सस्पेंड किया गया है तो हम इसका विरोध करते हैं, विरोध करेंगे। उसको बहाल किया जाना चाहिए उस आदमी को। सिर्फ इस वजह से अगर सस्पेंड किया है तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। बहाल किया जाना चाहिए, क्योंकि गलती इस पंडित की थी। उसने 11:30 बजे का मुहूर्त क्यों बताया? और अगर कोई भी आदमी गलती करेगा तो पिटेगा, और मैं भी गलती करता हूँ तो मैं भी पिटूंगा। और जो लोग रोड पे जो पीटे जा रहे हैं, बगैर गलती के भी लोग पीटे जा रहे हैं। लेकिन वो तो गलती पे पीटा गया है कि उस आदमी ने उन लोगों को बरगलाया, बहकाया कि मुहूर्त शादी का 11:30 बजे है, और इस वजह से वो लोग रुके रहे और 10 बजे का उन्होंने लॉकडाउन का पालन नहीं किया। तो जो दोषी आदमी है उस आदमी को सज़ा होनी चाहिए थी। उस पंडित को तो सज़ा भी होनी चाहिए जिसको थप्पड़ लगाए। सिर्फ थप्पड़ से बात नहीं बननी चाहिए, उसको सज़ा भी होनी चाहिए। लेकिन उसको सज़ा नहीं हुई है, ये गलत है। हम उसकी सज़ा की भी मांग करते हैं कि उसने लोगों को बरगलाया। साथ ही अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग, जैसे विभिन्न प्रदेशों में हम सरकार अपना संगठन चलाते हैं। छत्तीसगढ़ में अभी मेरे साथियों से बात हो रही थी, हमारे वरिष्ठ साथी हैं अमरजीत पटेल जी, या जो दूसरे और भी साथी हैं दीपक कलसा जी हैं। तो छत्तीसगढ़ में हम लोग आंदोलन चलाएंगे। अभी जम्मू कश्मीर में हमारे जो साथी हैं, हम वहाँ पे आंदोलन चलाएंगे। हम लोग हिमाचल में जो जाहिद अजीज हैं उसके साथ में मिलके, वो जो वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनके साथ में आंदोलन चलाएंगे पूरे हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में जो हमारे राजेश नाग जी हैं उनके नेतृत्व में हम लोग आंदोलन चलाएंगे। पश्चिम बंगाल में, पंजाब में, हरियाणा में दलबीर कटारिया जी, बिहार में अमीर पासवान जी, जितने भी साथी हमारे कार्यकर्ता पूरे भारत में हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से भी सबको कहना चाहता हूँ कि अगर ये सरकार एक विशेष जात के पक्ष में काम करती है, पूरे भारत के पक्ष में काम नहीं करती है, तो इसका पूरी तरह से विरोध करेंगे। हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, एक तारीख निश्चित करेंगे, पूरे भारत में हम एक दिन में अपना ये आंदोलन करेंगे। और अगर उसके बावजूद भी सरकार नहीं चेतती है तो हम इस बात को जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे
कि भारत में भारतीय संविधान के अनुकूल सरकार ना चला के सिर्फ मनुस्मृति से सरकार चलाई जा रही है। हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। कोरोना काल है, जिसमें सरकार ने कोरोना काल जो बनाया हुआ है, अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बनाया हुआ है, वैसे तो इस सीजन में हर साल खांसी बुखार जुकाम नॉर्मल होता था। साथियों, महत्वपूर्ण जानकारी और दे रहा हूँ कि सरकारी अस्पतालों में लोग मर रहे हैं। लोगों में भय घुस गया है कि सिर्फ हमें कुछ भी हो जाए हम अस्पताल में नहीं जाएंगे, सरकारी हो या प्राइवेट हो, क्योंकि जब हम अस्पताल में जाते हैं तो हमें सीधा मार दिया जाता है। हमारे रिश्तेदारों को मारा गया है, उनके किडनी वगैरह निकाल के बेची गई हैं, ऐसे आरोप भी लगाए हैं। तो मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, देश के लोगों से, कि जब तक ये सच्चाई सामने ना आ जाए कि क्या सरकारों ने जानबूझ के सरकारों को सरकारी अस्पतालों में मारने का आदेश दे रखा है, तो आप सरकारी अस्पताल में मत जाएं। कोई बहुत ज़्यादा कोई अति हो रही है तो ठीक है, वरना अपने घर पे काढ़ा पिएं, काली चाय पिएं, तुलसी डाल के पिएं, दिन में 3-4 बार ही पी लें और दवाइयाँ खाते रहें। लेकिन अगर जब तक ये कलंक अस्पतालों से ना हटे कि लोगों को मारा जा रहा है, आप अस्पतालों में ना जाएं। ये मैं इसलिए अपील कर रहा हूँ क्योंकि ये कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं। वो कहते हैं कि अगर ज़रूरी नहीं है तो आप, जब तक सीरियस नहीं है तो आप अस्पताल में मत आइए। वैसे भी वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन पे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि 1 साल से हमने मास्क लगा रखा है मुँह पे। जो आदमी 1 साल से अपना मुँह ढक के, जो नाक और मुँह बांध के जो घूमेगा, तो उसको सांस में लेने की तकलीफ पैदा हो जाएगी। ये मास्क के अलावा कुछ और होना चाहिए था तरीका, कोई मेडिसिन होनी चाहिए थी। सरकार बदमाशी क्या कर रही है साथियों, कोई दवाई का छिड़काव नहीं हो रहा है। जो मच्छर मारने वाले आते थे, जो नालियों में दवाई डालते थे, वो नहीं हो पा रहा है। जो अभी गर्मी आ गई है, गर्मी शुरू होने से पहले जो कूलर में जो दवाई जो डालने आते थे मलेरिया डिपार्टमेंट के लोग, हेल्थ मिनिस्ट्री उनको करती थी, अब उनमें से एक भी आदमी नहीं आता है। यानी आपने बीमारी को फैलने के लिए छूट दे रखी है, और जब बीमारी को फैलने की छूट दे रखी है, जितना पैसा आप अपने प्रचारों में लगा रहे हो, अगर इतना पैसा दवाइयों में लगा देते तो लोग नहीं मरते। मैं इसका दावा कर सकता हूँ। साथ ही साथियों, जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, अभी 5-6 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, वहाँ पे खूब लगातार रैलियाँ हुई हैं, लाखों लोग इकट्ठे हुए हैं। वहाँ पे कोई प्रतिबंध नहीं रहा। अभी कुंभ का स्नान चल रहा था, शाही स्नान हुए हैं लगातार, उन पे कोई प्रतिबंध नहीं रहा है। और जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है, अन्य पार्टियों का वीडियो मैंने नहीं देखा आज तक, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का प्रचार हो रहा है, वहाँ पे लाखों की भीड़ इकट्ठी मैंने देखी है। उसके बहुत सारे वीडियो मेरे पास हैं, ताज़ा वीडियो भी हैं, अभी के भी हैं वीडियो। अभी पश्चिम बंगाल में 29 तारीख को लास्ट चुनाव हुआ है, तब के वीडियो भी मेरे पास हैं। तो तब किसी को कोरोना नहीं फैल रहा था, किसी को मारा नहीं गया, किसी को पीटा नहीं गया। तो ये तानाशाही जो हो रही है, ये भी गलत है। मैं इसका बिल्कुल विरोध कर रहा हूँ। ये सरकार की जो बदमाशी जो चल रही है, ये ठीक नहीं है, ये इंसानियत के हक में नहीं है। और मैं अपील करता हूँ देशवासियों से कि दबाव बनाएं कि हमारे, मैं आप प्रधान लोक सेवक नहीं बोलूँगा अंदर मोदी जी को, क्योंकि लोक सेवक वो होता है जो लोगों की सेवा करता है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के और ब्राह्मण के प्रधानमंत्री लगते हैं, इसलिए उनको रिजाइन कर देना चाहिए। इस सर्वोच्च पद पे नहीं बैठा रहना चाहिए, क्योंकि भारत की संसद जो है एक पवित्र जगह है, पवित्र संस्था है। उस पवित्र जगह में इस तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे भारत में विभिन्न मजहबों को मानने वाले लोग रहते हैं। विपिन फैडिक जी, आपका जौहर, आपका जय जौहर भाई, कैसे हैं आप? तो विभिन्न मजहबों को मानने वाले लोग रहते हैं, तो उन सबका आदर सत्कार होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं करते हैं और वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के या विशेष वर्ग के प्रधानमंत्री बन के रहते हैं, तो भारत के लोगों को उनको नकार देना चाहिए, उनके रिजाइन की मांग करनी चाहिए। और साथियों, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, वहाँ मैं आप लोगों से अपील करूँगा, आप मताधिकारी हैं, आपके पास मताधिकार है, वोट की पावर है, आपके लिए लोक सेवक चुने जाते हैं, लोक सेवक के लिए आप नहीं हैं। आप विरोध करें अपने प्रदेशों में कि हमें मताधिकार जो है, हमारा जो वोट का जो अधिकार है, वो हमें बैलेट पेपर से हम करेंगे, उसमें पारदर्शिता लानी चाहिए।
और अगर आप इससे भी करवाते हैं तो जो वीवीपैट एक जो मशीन जो बनाई गई थी उसकी पर्ची हमें निकाल के दी जाए, उसके ऊपर हम दोबारा से उस पर मोहर लगा के फिर उसको डब्बे में डालेंगे और मशीन की भी काउंटिंग होनी चाहिए और हमारी जो स्लिप है उसकी भी काउंटिंग होनी चाहिए। और ऐसे चुनाव करवाते हैं तो हम चुनाव करवाएंगे, वरना हम इसका विरोध करेंगे। और जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग ने तो पूरी तरह से अपने आप को ये साबित कर दिया है कि चुनाव आयोग विशेष वर्ग के लिए काम करता है और सिर्फ वो राजनीति के लिए। चुनाव आयोग ने तो ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो बीजेपी के लिए काम करता है। अगर चुनाव आयोग अगर चुनावी रैलियों की इजाज़त नहीं देता तो चुनाव उसकी बीजेपी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रैलियां कर लेता, क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। लेकिन वो संवैधानिक संस्था ना रह के बीजेपी की संस्था बन के अगर चुनाव आयोग काम करता है तो सबसे पहले हम चुनाव आयोग का बहिष्कार करते हैं। और पूरे देश में मैंने अभी बताया आपको, हम दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हम सब जगह पे जहाँ जहाँ हमारे साथी हैं हम लोग वहाँ पे आंदोलन करेंगे, चुनाव आयोग के खिलाफ में लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि चुनाव आयोग बेईमानी करवा रहा है, मशीनें पकड़ी जा रही हैं, उसकी बेईमानी हो रही है। चुनाव आयोग ज़बरदस्ती देश के साथ गुंडागर्दी कर रहा है, मताधिकार का हनन कर रहा है, सीधा सीधा संविधान का उल्लंघन कर रहा है। तो हम चुनाव आयोग का बहिष्कार करते हैं और चुनाव आयोग का हम लोग घेराव भी बहुत जल्दी करेंगे। और साथियों, अभी जो मैंने डीएम के ऊपर जो अपील की आपसे कि जिस डीएम ने एक पंडित को जो थप्पड़ मारा है, सिर्फ उस बात पर सस्पेंड कर दिया, उन बारातियों को जिनको धमकाया भगाया उनके ऊपर कोई संज्ञान में नहीं लिया गया। सरकार ने सिर्फ एक ब्राह्मण की पक्ष लेके उसको सस्पेंड किया है। इसका मैं विरोध करता हूँ और उसमें कारण भी बन रहा है क्योंकि जो पंडित है एक यादव डीएम पीट रहा है। देखिए मामला क्या बनता है कि पंडित को किसने पीटा, डीएम ने नहीं पीटा, जबकि पंडित की जब गलती थी उसके बाद भी वो डीएम ने नहीं पीटा कि यादव ने पीटा है। कहा जा रहा है कि यादव ने, क्योंकि यादव तो शूद्र है और शूद्र एक ब्राह्मण को दंड दे दे, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो मनुस्मृति। लेकिन आज देश मनुस्मृति से नहीं चल रहा है, आज देश भारत के संविधान से चल रहा है। और जो गलती करेगा उसने उन बेटे वालों को जो बरगलाया, उनका नुकसान किया है और उसका हम विरोध करते हैं। जसविंदर पहलवान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी देर हो गया है, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि हमने उसका विरोध किया है कि जिन लोगों ने, उस डीएम ने जो पूरी बारात की बेइज्जती करी, हमने उस डीएम का विरोध किया है। वो गलत तरीका था, लेकिन बाद में ये पता चल रहा है कि डीएम की गलती नहीं थी। 11:30 अब 10 से ऊपर टाइम हो गया था और पुलिस वहाँ पे खड़ी थी। उसने पहले पुलिस वाले को सस्पेंड किया कि तूने ये ओवर टाइम में ये बारात को कैसे यहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही है। तो उसने बताया कि जी शादी हो रही है, पंडित ने 11 बजे का 11:30 बजे का मुहूर्त बताया हुआ है। तो पंडित की गलती थी, पंडित ने बरगलाया, उस पंडित को पिटना चाहिए था, उसको और पिटना चाहिए। और जो पंडित उसका पक्ष ले रहे हैं उन पंडितों को, उनको भी पिटना चाहिए। मैं कहता हूं उनको और पिटना चाहिए, सारे पंडितों को पिटना चाहिए जो ऐसा करते हैं, जो लॉकडाउन का जो उल्लंघन कर रहे हैं। क्या लोगों को मरवाने का ठेका ले रखा है? तुम्हारा 11:30 बजे शादी नहीं होती तो क्या उसकी गृहस्थी नहीं चलती? हमने तो किसी ने भी पंडित से पूछ कर शादी नहीं करी, हमारी तो बढ़िया गृहस्थी चल रही है भाई। और पूरी दुनिया में शादियाँ होती हैं, उनका कुछ भी नहीं होता। तो ये जो बरगलाया जा रहा है, जो पाखंड फैलाया जा रहा है, ये भारतीय संविधान के अनुकूल नहीं है, ये गलत है। तो ऐसे पंडितों को पिटना चाहिए। और अगर नहीं पीटा गया तो फिर हम सरकार को दोषी मानते हैं। और उस यादव को इसलिए बहाल किया जाना चाहिए, जो डीएम साहब हैं जो यादव, इसलिए बहाल किया जाना चाहिए कि उसके ऊपर एक पंडित को पीटने का आरोप लगाया है। उस पंडित को पिटना चाहिए, जो पंडित उसकी सपोर्ट मारे उन पंडितों को भी पिटना चाहिए, क्यों वो गलत कर रहे हैं, वो लोगों को बरगला रहे हैं। अगर कोरोना फैल रहा है, वहाँ अगर 200-250 लोग इकट्ठे हो चुके थे तो उनको पुलिस वाला नहीं हटा पा रहा था, तो डीएम ने आके उसको हटवाया। और अगर वो भी फिर भी पंडित अगर ये कह रहा है कि 11:30 बजे का मुहूर्त है, अरे अगर 11:30 बजे तक शादी नहीं हो, उससे पहले शादी हो जाएगी तो क्या उसकी गृहस्थी नहीं चलेगी? इस तरीके से बरगलाने वाला आदमी देशद्रोही होता है। देश के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाला देशद्रोही होगा।
वो देशद्रोही को जेल में जाना चाहिए, उसको सिर्फ पीटना नहीं चाहिए, डीएम साहब को उस आदमी को गिरफ्तार भी करना चाहिए था। और अगर ये ब्राह्मण महासभा और अगर ये लोग नहीं सुधरते हैं, अगर ये इस तरीके की आज भी रामलीला रचते हैं कि मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसको नहीं पीटना चाहिए, तो फिर ब्राह्मणों को भारत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान से चलेगा, समता मूलक राष्ट्र है, यहाँ पे सब बराबरी का सबको अधिकार है, सब एक समान है। जो ब्राह्मण ऐसा सोचता है कि देश मनुस्मृति से चलेगा, वो भारत छोड़ के चला जाए, वो जहाँ पे भी जहाँ से आया था माइग्रेट होके वो अपने देश वापस लौट जाए। बहुत हो गया, शरणार्थी बहुत दिन यहाँ पे रह लिए भाई। आप दूसरे के देश में रह के आजीविका कमाते हो, आपको इज्जत सम्मान मिलती है, सब कुछ होता है, आप देश के नागरिक मान लिए जाते हो, आपको वोट डालने का अधिकार होता है, बिजनेस व्यापार करते हो, जमीन बना के भवन बना के रहते हो, मंदिर बना के रहते हो, तब भी आपको चैन नहीं है। आप इस देश को मनुस्मृति से चलाने के चक्कर में घूम रहे हो। ये देश कभी भी मनुस्मृति से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। हम इसके खिलाफ पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाएंगे। साथियों, कोरोना है तो कोई बात नहीं, हम 2-2 गज की फिजिकल दूरी बना के रखेंगे। और एक अपील करता हूँ, ये सोशल डिस्टेंसिंग का मामला नहीं है, फिजिकली डिस्टेंसिंग का मामला है। शारीरिक दूरी बना कर रखो, सामाजिक दूरी मत बनाइए। सामाजिक दूरी से आपका भाईचारा खत्म होता है देश का। और प्रधानमंत्री जी जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, मैं इसका विरोध करता हूँ, शुरू से विरोध करता रहा हूँ। ये फिजिकली डिस्टेंसिंग होती है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है। और पढ़े लिखे नहीं है प्रधानमंत्री जी तो कोई बात नहीं, उनके सचिव तो पढ़े लिखे होंगे, उनसे पूछ लेते वो। और वैसे तो बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने पहले एमए करा फिर बीए किया है, मेरे को पता चला भाई। प्रधानमंत्री पहले एमए कर लेते हैं फिर बीए कर लेते हैं। खैर कोई बात नहीं, उनकी पढ़ाई लिखाई पर नहीं जाता हूँ। हमने अपना वोट दे के उनको अपने मत से हमने प्रधानमंत्री बनाया है देश का, उसका विरोध नहीं करता हूँ मैं। कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री अनपढ़ आदमी भी बन सकता है। तो उनके जो सचिव हैं वो पढ़े लिखे हैं, उनसे पूछ लेना चाहिए था प्रधान लोक सेवक जी ने, और वो पूछ के काम करना चाहिए। तो साथियों, बहुत देर से मैं आपके बीच में हूँ। मुझे साथियों ने बोला है, हमारा छत्तीसगढ़ के साथियों ने मुझे फ़ोन करके बोला, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के, बिहार, झारखंड के साथियों ने फ़ोन करके बोला है, जम्मू कश्मीर के साथियों ने भी मुझे फ़ोन करके बोला, हिमाचल के लोगों ने फ़ोन करके बोला कि सर इसके विरोध में आप वो हमें आदेश दीजिए क्या करना है। तो मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को, साथियों को बताना चाह रहा हूँ, अगर सिर्फ इस वजह से डीएम को सस्पेंड किया गया है कि ब्राह्मण को क्यों मारा उसने, यादव हो के ब्राह्मण को क्यों मारा, तो मैं इसका विरोध करता हूँ, क्योंकि इस प्रथा के लिए भारतीय संविधान में अब कोई जगह नहीं है। गलती अगर ब्राह्मण ने करी है तो पिटेगा, अगर गलती एक यादव भी करता है तो वो भी पिटेगा। गलती कोई भी करता है तो उसको पिटना चाहिए, उल्टा जेल भी जाना चाहिए। कानून का पालन सबके लिए एक समान होना चाहिए, संविधान एक समान है। और संविधानवादी राष्ट्र निर्माण आंदोलन की परिकल्पना के उस पर हमने मिशन 2024 रखा है कि 2024 में भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, इस्लामिक राष्ट्र नहीं बनेगा, बौद्ध या सिखिज्म राष्ट्र नहीं बनेगा, या किसी भी धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे राष्ट्र नहीं बनेगा, संविधान के नाम पे राष्ट्र बनेगा। भारत संविधानवादी राष्ट्र इक्वलिटी की बात करता है, कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है, महिलाओं की इज्जत सम्मान की बात करता है, गलत को गलत और सही को सही कहता है। इसलिए भारत के संविधान में सबको समता मूलक बराबर आने का अधिकार देता है। इसलिए हम संविधानवादी लोग हैं। और मिशन 2024 हमने संविधानवादी राष्ट्र निर्माण आंदोलन शुरू किया है। और मैं आवाम संघ से SL खिराली आदिवासी आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, आप अपने अपने संगठनों के बैनरों पे आप हमारा सहयोग करेंगे संविधानवादी राष्ट्र निर्माण आंदोलन में, तो 2024 में पक्का भारत संविधानवादी राष्ट्र बनेगा, पक्का। हम इसका चैलेंज करते हैं और इसमें इक्वलिटी आएगी देश में। तो मैं अपील करूंगा आप लोगों से कि ये वीडियो को आप शेयर करें और अपील करें कि उस यादव साहब को जो डीएम हैं उनको बहाल किया जाए, क्योंकि जो गलती का आरोप उन पर लगाया है कि उन्होंने एक श्रेष्ठ विद्वान, उच्च विद्वान पंडित को नहीं पीटना चाहिए था, तो अब ये मनुस्मृति नहीं है, भारत का संविधान है। उस पंडित ने जो गलती करी है उसको तो जेल में होना चाहिए। तो साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान और आप सभी की भी जय।